जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं F2 टेस्ट नंबर 7 की डिस्कशन। अच्छा जी, टेस्ट 7 में अनवर की एज 55 ईयर्स थी। ही कमेंस बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटर ऑन 1 जुलाई 2020। अनवर इनकम स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर उसने एक्रूअल बेसिस पे करके दी है। अच्छा भाईजान, अनवर का प्रॉफिट जो है वो आ रहा था 1,100,000 इसकी सेल आ रही थी, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही थी, एडमिन एक्सपेंसेस आ रहे थे, इंटरेस्ट आ रहा था, एग्रीकल्चर इनकम ऐड हुई भी थी। ओके, आगे चलें जी। सेल की फिगर है 8,000। 8,000 की सेल की फिगर में 2,000 की सेल पड़ी है जो एडवांस में पैसे आए हैं अगले साल से रिलेटेड। अब अगर मेरे भाई एडवांस के अंदर पैसे आ जाएं अगले साल से रिलेटेड, तो ऐसी सूरत के अंदर मोहतरम क्या किया जाएगा? एडवांस में भाई कोई प्लीज पंगे मत लो आप लोग। एडवांस में पैसे आ जाएं अगर अगले साल से रिलेटेड, क्या ये हमारे साल की सेल है? या एक्रूअल अकाउंटिंग ये सिखाती है कि जिस अरसे में चीजें डिस्पैच की तब सेल बुक करें? बताएं जी, चीजें डिस्पैच करें तब सेल बुक करें या उस वक्त सेल बुक करें जब पैसे आए? एक्रूअल अकाउंटिंग क्या सिखाती है? हाँ, एक्रूअल अकाउंटिंग सिखाती है जिस वक्त आप जो है वो चीजें डिस्पैच करें उस वक्त सेल बुक करें। तो इस वजह से चीजें बेचनी है भाई, डिस्पैच करें। चीजें जब डिस्पैच करेंगे तब सेल बुक करेंगे। अब सेल में अगले साल की सेल के पैसे पड़े हैं, सेल में अगले साल की सेल के पैसे पड़े हैं। क्या ये हमारे साल की इनकम है या इसे इनकम में से निकाल दें? बिल्कुल, इसको इनकम में से निकाल देंगे। तो डेट्स वाई हमने सोल्यूशन के अंदर इसको इनकम में से निकाल दिया था। ये सेल हमारे साल की सेल नहीं है, ये अगले साल की सेल है। तो इस सेल को पकड़ के आपने इनकम में से निकाल देना था। ओके, नेक्स्ट जी। कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर है 5,200। पता नहीं दोबारा क्यों बता रहा था इस सवाल में बार बार, हालांकि हमें पता है कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर है 5,200। इसमें ना 15 लाख रुपए परचेज किए हैं आपने, मशीन एक उसके पड़े हुए हैं। तो यार 15 लाख जो मशीन के पड़े हैं, तो मशीन तो कैपिटल एसेट है ना। कैपिटल एसेट से मुराद यानी डिप्रिशिएबल एसेट है ना। तो मशीन डिप्रिशिएबल एसेट है, तो खर्चों में इसने मशीन की कॉस्ट डाल दी। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए पूरी कॉस्ट माइनस होगी, कॉस्ट को उल्टाकर इसकी इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो 15, वही जो हम क्लास में होते थे कि अकाउंटेंट ने गलती से एसेट की कॉस्ट को एक्सपेंस में डाल दिए, कॉस्ट को उल्टाकर इसका इनिशियल अलाउंस 25% और इसकी डेप्रिसिएशन 15% माइनस कर देंगे। एक सवाल इसमें आ सकता था आपके जहनों में कि सवाल में आगे उसने लिखा हुआ है कॉस्ट में शामिल है कस्टम ड्यूटी ऑफ 75 पेड एट इंपोर्ट स्टेज। हाँ जी भाई, F1 में आपने क्या पढ़ा हुआ है? कस्टम ड्यूटी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बनाएंगे तो बी लिख दें, नहीं बनाएंगे तो एन लिख दें। बनाएंगे, बिल्कुल। कस्टम ड्यूटी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। अब अगर कस्टम ड्यूटी को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे, तो ऐसी सूरत में क्या ये 75,000 जो कॉस्ट के अंदर पड़ा हुआ है 15 लाख की, क्या इसको पड़ा रहने दें या निकाल दें? पी या एन? पड़ा रहने दें या निकाल दें? बिल्कुल पड़ा रहने दें। द रीजन इज के अकाउंटेंट से ना एसेट की कॉस्ट निकालते हुए कोई गलती नहीं हुई। एसेट की कॉस्ट थी 15 लाख, उसमें इसने कस्टम ड्यूटी डाल दी है 75। हाँ, एक और गलती होगी अकाउंटेंट से, वो मैं जरूर मानता हूं। वो गलती अकाउंटेंट से ये हुई है कि इसने खर्चों में एसेट की कॉस्ट डाल दी है। अब जब इसने खर्चों में एसेट की कॉस्ट डाल दी है, तो एसेट की कॉस्ट के अंदर जो है वो 75 पड़ा हुआ है, तो पड़ा होना कोई गलती नहीं है, लेकिन 52 लाख के अंदर 15 लाख पड़ा होना गलती है। इसलिए 75,000 को कुछ भी नहीं करेंगे, इस 15 लाख में ये पड़ा रहे, नो प्रॉब्लम। हम 52 लाख यानी 52 लाख में पड़े हुए 15 लाख को प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 52 लाख माइनस हो चुका है, उसमें पड़ा हुआ 15 लाख भी माइनस हो चुका है, तो 15 लाख को उल्टा देंगे, वो मैंने आपको आगे बता दिया। उसी तरह की गलती भाई आगे हुई थी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, इसकी कॉस्ट को उल्टा देंगे क्योंकि ये सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर पड़ी हुई है।
इसकी कॉस्ट को उल्टा के इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देंगे, लेकिन नंबर ऑफ डेज भी गिनने थे। अनवर ने अपने ब्रदर को सैलरी दी है और सैलरी वॉज पेड इन कैश। ओए, सैलरी कैश में अलाउड होगी, नॉट अलाउड होगी? नॉट अलाउड होगी। गुड्स। अच्छा जी, आगे। इसके बाद मोहतरम ने ₹3.5 लाख पेड टू कस्टमर है। कस्टमर को तो फाइन पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा? 3.5 लाख अलाउड, नॉट अलाउड? अलाउड, नॉट अलाउड? बोल ही नहीं रहा, चलो छोड़ो फिर, मैं आगे चलता हूँ। फाइनेंस अलाउड है, वेल डन साइम। फाइनेंशियल नॉट अलाउड अरसलान। यार ये अरसलान आप कल क्लास में मिलना। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस आर कंप्राइज्ड ऑफ। फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर पड़ा हुआ है, फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है लीज रेंटल। जबरदस्त। भाई अरसलान, आप लड़का कौन तंग कर रहा है आपको? लीव इट, आप मीटिंग अटेंड करो। अच्छा, इंटरेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है लीज रेंटल। ओए होए होए होए, इंटरेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है लीज रेंटल। मेरे भाई, इंटरेस्ट में रेंटल डाल दिया उसने। ओए होए होए, इंटरेस्ट में रेंट तो नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट पड़ा होना चाहिए, लेकिन रेंटल डाल दिया। जबरदस्त। हमारे एतबार से तो जबरदस्त हो गया ना, माइनस क्यों करना है मोहतरम? अजीब, मैं आप अजीब बंदे हो। टैक्स वाले चाहते हैं रेंटल माइनस करो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। अकाउंटेंट ने इंटरेस्ट की जगह गलती से रेंटल ही माइनस कर लिया। इंटरेस्ट कंप्राइज ऑफ रेंटल। इंटरेस्ट ऐड कर दें? इंटरेस्ट क्यों ऐड कर दें? बस साइम, इंटरेस्ट तो ऐड नहीं करना। मैं पॉइंट ए में अभी हूं। अच्छा हुआ कर लिया माइनस। अरसलान, ये सुनना चाह रहा था मैं। अच्छा हुआ माइनस कर लिया। जब अच्छा, एक ना एक और चीज होती है मजे की, वो सुने। लफ्ज उसने लिखा हुआ है इंटरेस्ट कंप्राइज ऑफ। कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोड होगी। कंप्राइज ऑफ का मतलब क्या है कि इसमें क्या पड़ा हुआ है। 220 भी इसमें है, 1500 भी इसमें है, यानी 1500 जमा सॉरी 180। कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है कि इसमें ये ही पड़ा है और कुछ भी नहीं पड़ा। तो 220 और 180 ही इंटरेस्ट में पड़ा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो 220 और 180 को जमा करके देखें, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 का नजर आएगा। 400 का इंटरेस्ट है। इस 400 के इंटरेस्ट में 220 रेंटल है, तो रेंटल अच्छी बात है। बजाय कि हम इंटरेस्ट उल्टा के रेंटल माइनस कर दे, उसने खुद ही गलती से इंटरेस्ट में रेंटल डाल दिया, तो अल्लाह का शुक्र है हमारी रिक्वायर्ड फिगर माइनस हो गई है। वैल्यू ऑफ कार तो इग्नोर करेंगे इस पे। आगे। आगे उसने लिखा हुआ है नो डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड ऑन कार। शुक्र है। अब अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसलिए उल्टानी नहीं पड़ेगी कि उसने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की। इंटरेस्ट इसलिए उल्टाना नहीं पड़ेगा कि इंटरेस्ट की जगह उसने रेंटल माइनस कर लिया। अब रेंटल माइनस कर लिया, अब हम क्या करें? हम कुछ भी ना करें। आई रिपीट फॉर सेकंड टाइम, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं उल्टानी पड़ेगी, उसने रिकॉर्ड नहीं की। इंटरेस्ट इसलिए नहीं उल्टाना पड़ेगा कि उसने इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की बजाय रेंटल माइनस कर लिया। रेंटल इसलिए नहीं माइनस करना पड़ेगा कि रेंटल उसने माइनस इंटरेस्ट में डाल के कर लिया है। अब इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करेंगे। एक मिनट भाई, मैं एक बच्चे का सवाल पढ़ लूं जरा। एक बच्चे का सवाल है, अगर ऐसा हो कि फाइनेंशियल चार्जेस पूरे 400 ऐड बैक करके लीज रेंटल माइनस कर देना, नेट इफेक्ट तो सेम। यार नहीं, छोड़ो पर इतने लंबे चक्रों में, हर एडजस्टमेंट को अलग अलग लेके समझो। सर कुछ समझ ही नहीं आ रही। क्यों भाई? पहले आपने ओके लिखे, अब लिख रहे हो कुछ समझ नहीं आ रही इस बात की। जो एडजस्टमेंट समझ ना आए कल क्लास में आके पूछ लेना, ऑनलाइन वाले जूम मीटिंग में पूछ लेंगे। अच्छा जी, तो रेंटल ये तो बड़े क्लियर हो गया, मैंने 2 दफा बात कर दी है। नेक्स्ट जी, 1,80,000 रुपया। भाई बच्चे पूरी पूरी ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं खाली जूम के ऊपर, और बहुत से कॉलेजेस हैं जो जूम के ऊपर डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो आपको इससे फेमिलियर होना पड़ेगा, आगे से ये फाइनल में भी आपको ये चीजें हेल्प आउट करेंगी। दुनिया अब इस तरफ जा रही है, अब आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट जी, 1,80,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन होए होए, लोन यूज किया है बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए। तो अगर लोन यूज किया बच्चे की ट्यूशन फीस के लिए तो पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस होने की वजह से इसे उल्टा देंगे, उल्टा कर माइनस कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल चीचों की मलियां, इन एनी केस आपको जो इशू आया आप कल आके क्लास से पूछ, क्लास के बाद पूछ लेना। तो ट्यूशन फी कौन सा खर्चा है जी?
ट्यूशन फी घर का खर्चा है, ट्यूशन फीस के लिए लोन लिया, उस लोन पे इंटरेस्ट पे किया, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, इसको नॉट लोड होने की वजह से ऐड कर देंगे। और एग्रीकल्चर इनकम तो माइनस करनी है, द रीजन इसके वो एग्जाम्प्ट इनकम है, लेकिन उसे इन पे ऐड करके न्यूमेरिकल के फेस पे लेस कर दीजिएगा। तो देखिए एग्रीकल्चर इनकम के साथ मैंने क्या किया है, ये तो सॉफ्टवेयर हो गया, उसको ऐड करके उसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर दी। ये सैलरी टू ब्रदर ऐड होगी क्योंकि कैश में पे हुई थी। ये इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड हो गया। एग्रीकल्चर इनकम उल्टा दी यहाँ से, और फेस पे फिर हमने ऐड भी की क्योंकि ये हमारी इनकम तो है, लेकिन लेस इसलिए की कि इसके ऊपर टैक्स जमा नहीं कराना। ओके, चलें जी, अब वो हमारा एक और सवाल था चैप्टर 19 वाला, उसको डिस्कस करते हैं, चैप्टर 18 वाला। मिस्टर मतीन वॉज एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड। यार ये पेज निकाल लें, 377। चीचू की मलियां, अब जरा अटेंटिव हो जाए इंशाल्लाह, इस सवाल को इस नियत से समझे कि ये समझ आए। चीचू की मलियां ओके कर दें। मिस्टर मतीन वॉज एम्प्लॉयड विद मेलोडी लिमिटेड एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर। मिस्टर मतीन इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पे मेलोडी लिमिटेड में ज्वाइन किया, नौकरी शुरू की है। ऑन 30 जून 2001 ही रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट। 30 जून 2001 को उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। 30 जून 2001 को उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, ठीक है जी। विदाउट कंप्लीशन ऑफ नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड पूरा किए बगैर। नोटिस पीरियड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय ने ना एम्प्लॉयर को बता के जाना होता है थोड़ा अर्सा पहले कि यार मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ताकि तुम और कोई एम्प्लॉय अरेंज कर लो। जैसे कॉलेज में कोई टीचर हो, जिस दिन जाना हो अगले दिन बता दे कॉलेज को कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो इसी किस्म की कोई बात यहाँ पे कर रहा है कि वो उसने उसको बताना चाहिए था, महीने का नोटिस देना चाहिए था, महीना पहले। महीना आमतौर पे होता है नोटिस देना कि महीना पहले एम्प्लॉयर को बता दें, यहाँ महीना लिखा तो नहीं हुआ, तो वो फौरन छोड़ के चला गया। अच्छा चलो, ये तो अलग बात हुई। ऑन यकम जुलाई ही जॉइंट अनदर कंपनी रॉकस्टार। यकम जुलाई को उसने एक नई कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, रॉकस्टार, एज अ सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइजर। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिलेटिंग टू हिज असेसमेंट फॉर टैक्स ईयर 2022, ये 2002 जो भी समझ लें। नहीं भाई कोई भी नहीं मोहतरम, मैं मिसाल दे रहा था। पॉइंट ए, ऑन यकम जुलाई 2001 साल के पहले दिन RSL पेड ₹2,80,000 टू ML as compensation in lieu of unserved notice period by मतीन। तसल्ली से सुनना, तसल्ली से सुनना। एक है पुराना एम्प्लॉयर, एक है नया एम्प्लॉयर, एक है मतीन। मतीन ने जाके पुराने एम्प्लॉयर को कहा मैं छोड़ आऊं। पुराने एम्प्लॉयर ने कहा यार थोड़ा सा पहले बता तो दीजिए, तुम छोड़े, हद होगी। नए एम्प्लॉयर ने मतीन को कहा तू टेंशन ना ले, जो भी वो तुझे जुर्माना डालेगा, यानी ऑब्वियसली पुराना एम्प्लॉयर कहेगा यार मुझे बता के जाते, जो भी तुझे जुर्माना डालेगा मैं भरूंगा। मेरे भाई मुझे बताएं सैलरी, अब नया एम्प्लॉयर या तो मतीन को कहे कि ये पकड़ जो तुझे जुर्माना देना पड़ा तू पुराने एम्प्लॉयर को दे दे, मतीन को तो बेनिफिट हो गया, या नया एम्प्लॉयर डायरेक्ट पुराने एम्प्लॉयर को कह दे कि यार ये पकड़ तेरी बला से, तू मतीन को तंग ना कर, भेज दे मेरे पास, अब मैं मतीन से नौकरी करवाना मैं चाहता हूँ। एक ये वाली बात भी इसमें आ सकती थी। और दूसरी बात जो साइम ने की, ये जिम्मेदारी जुर्माना पे करने की है मतीन की पुराने एम्प्लॉयर की तरफ। जाहिर बात है मतीन ने जुर्म किया, जल्दी छोड़ के चला गया बताए बगैर, बिल्कुल मौके पे बताया, तो मतीन की लाइबिलिटी है पुराने एम्प्लॉयर की तरफ कि मतीन पुराने एम्प्लॉयर को जुर्माना दे। लेकिन मतीन का जुर्माना नया एम्प्लॉयर भर रहा है, तो एनी ऑब्लिगेशन ऑफ मतीन टुवर्ड्स पुराना एम्प्लॉयर इज पेड बाय नया एम्प्लॉयर, इट विल बी एडेड इन सैलरी ऑफ मतीन। मतीन को तो खुशी होगी ना इस बात की। चीचू की मलियां क्लियर। पुराना एम्प्लॉयर, पुराना एम्प्लॉयर पेड 280 टू नया एम्प्लॉयर। ही ज्वाइंड अनदर कंपनी रॉकस्टार, he joined another company Rockstar as senior event organizer। नया एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर पेड पुराना एम्प्लॉयर एज अ कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ इन प्लेस ऑफ अनसर्व्ड नोटिस। अनसर्व्ड नोटिस के बदले में उसने पैसे दिए, तो ठीक है, ये मतीन की सैलरी इनकम आप ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट, नौकरी ज्वाइन करने के 15 दिन बाद मतीन ने रिसीव किया 3.5 लाख अनरिकग्नाइज्ड ग्रेचुटी। भाई ये मैं बिल्कुल नहीं बता रहा,
अनरिकग्नाइज्ड ग्रेजुएटी माफ हो जाती है लोअर ऑफ 50,000, लोअर ऑफ 75,000 और 50%, विच एवर इज लोअर। और लीव इन कैशमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को माफ है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल है, ये इनकम में ऐड हो जाएगी। माना कि ये पैसे पुराने एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं, ये पैसे पुराने एम्प्लॉयर से मिल रहे होंगे, रिसीव ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी तो पुराने एम्प्लॉयर से मिल रही होगी ना, एमएल, लेकिन ये क्यों हमने इनकम में डाले हैं, ये तो पुराने एम्प्लॉयर से मिल रहे हैं। हाँ वेल डन, रिसीव, आरईसी लिखे आपने, वेल डन। रिसीव इस साल हुए हैं, तो जब रिसीव इस साल हुए हैं तो सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीव्ड बेस, इसलिए इसको हमने इस साल इनकम में डाल दिया। नेक्स्ट, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद आरएसएल, मतीन वाज प्रोवाइडेड विद फॉलोइंग बेनिफिट्स, मतीन को ये बेनिफिट्स मिले हैं। ये भाई नए एम्प्लॉयर के पास है, बेसिक सैलरी है 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यूटिलिटीज अलाउंस है 12 से मल्टीप्लाई कर दें, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू 15% ऑफ बेसिक सैलरी। कहते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस आपके बेसिक सैलरी के 15% तक मेरे जिम्मे, एम्प्लॉयर ने कहा। एंड 2.5 लाख अकाउंट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस ऑफ डॉटर वर मेड आफ्टर गिविंग हॉस्पिटल बिल्स वगैरह और एनटीएन नंबर वगैरह, और ये बिल्स एम्प्लॉयर ने साइन भी कर दिए। मेरे भाई सवाल के अंदर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्समेंट कर रहा है, एक ये भी रीइंबर्समेंट कर रहा है और हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन और रीइंबर्समेंट मेरे भाई दोनों एक ही चीज हैं, हॉस्पिटलाइजेशन और रीइंबर्समेंट दोनों की दोनों एक ही चीज हैं, क्योंकि सैलरी के चैप्टर के अंदर जो है वो अगर आप देखें हॉस्पिटलाइजेशन और रीइंबर्समेंट एक ही उसमें आ रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटी को हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं और रीइंबर्समेंट, तो ये कोई दो अलग अलग बेनिफिट्स नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई लगा बंदा कैश नहीं दे रहा, बल्कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे रहा है। तो इलाज की सहूलत को हमने माफ करना है या टैक्सेबल करना है, ये बात डिपेंड करेगी ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक है या नहीं। तो ऊपर लिखा हुआ है ये बात इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स, इस वजह से इसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। जी बिल्कुल, सबने तकरीबन सही बताया, बल्कि सबने ही सही बताया। नेक्स्ट, इसके बाद जी ऑन यकम सितंबर आरएसएल प्रोवाइडेड अ कंपनी मेंटेन्ड 1300 सीसी गाड़ी व्हिच वाज पार्टली यूज्ड फॉर आसान एडजस्टमेंट है। इसमें एक बस ध्यान ये रखना था आपने कि इसको जो है वो कर देना था आपने एग्जेम्प्ट, और एग्जेम्प्ट कब तक करना था भाईजान, आप ये लाइनें नहीं लगा सकते, मैंने ऑफ कर दी हैं। अजीब वैसे टाइम ज़ाया करने वाले लोग जो है वो, हर, अब मैं क्या कहूँ, अच्छे बच्चे भी होते हैं और टाइम ज़ाया करने वाले भी होते हैं, लेकिन टाइम ज़ाया करने वाले भी ऐसे ज़रा चेक करे होंगे, उनका मकसद नहीं होगा टाइम ज़ाया करना। आगे चलें जी, यकम सितंबर को एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दे दी, नो प्रॉब्लम, ये आसान है, इसको बस नंबर ऑफ मंथ्स बेस पे पोर्शन कर लेना था। अच्छा नेक्स्ट जी, यार गुस्सा करके क्या करना है मैंने, मंथली सैलरी ऑफ 6,000 वाज पेड टू मतीन हाउसकीपर, मतीन हाउएवर रीइंबर्स 20% ऑफ हिज सैलरी। अच्छा ये अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय एक्ट पर टर्म होती है, एक्चुअल अमाउंट सैलरी में ऐड होनी थी, या 15%, भाई एक्चुअल अमाउंट साइन, फिर वो एक्चुअल अमाउंट देता। मंथली सैलरी ऑफ 6,000 वाज पेड टू मिस्टर मतीन हाउसकीपर, मिस्टर मतीन के हाउसकीपर को मंथली सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है, 6,000 रुपये सैलरी में ऐड हो जाएगा, लेकिन -20% करके, क्योंकि 20% इसलिए माइनस करेंगे कि ये वो अमाउंट है, लिखें इसके आके अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर है, ये माइनस हो जाएगा। 1200 की फिगर आपने मुझे सही बताई है, 6,000 माइनस 1200। स्पेशल अलाउंस ऑफ 50,000, भाई स्पेशल अलाउंस के साथ डेली, मंथली या पार्ट ऑफ सैलरी या परसेंटेज ऑफ सैलरी लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। अरसलान बिल्कुल आपने सही फरमाया, नहीं लिखा हुआ। अगर नहीं लिखा हुआ इसके साथ, तो क्या ऐसी सूरत के अंदर जो है वो मैं कह सकता हूं कि ये वो डेली और मंथली टाइप चीज नहीं है? जी बिल्कुल, ये डेली और मंथली टाइप चीज नहीं है, इसलिए इसको हम एग्जाम कर देंगे। अच्छा एक बात यार याद रखिएगा कि जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अलाउंस दे देना, तो एक्चुअल खर्चा आपने हमेशा इग्नोर करना है, इसको तो वैसे ही इग्नोर कर देना, अलाउंस कोई भी हो आपने एक्चुअल खर्चा इग्नोर करना है, और इसे वन ऑफ टाइप पेमेंट समझ के, अरसलान ने जैसे कहा है, आपको इस सैलरी में ऐड नहीं करेंगे इसको। अच्छा भाईजान इसको छोड़ें आप। नेक्स्ट, ऑन यकम जनवरी 2002 ही वाज प्रोवाइडेड एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 15 लाख। यार लोन के ऊपर 6/12 को 4/12 3/12 कितना करना था? हाँ बिल्कुल, लोन के ऊपर आपने जो है वो 6/12 का फैक्टर लगाना था। ये सवाल बड़ा अच्छा है, इसमें ना लोन भी आ रहा था और गाड़ी भी आ रही थी, इसलिए इसमें जो है वो आपने 6/12 करना था। वेल डन। नेक्स्ट,
A commission of 5 lakh was paid for introducing new clients for the company. यार ये ना बहुत पुराना सवाल है, उस वक्त ऐसे आता था, इसको ना अर्नड कर दे। ये पेड आपको कंफ्यूज करेगा, पेड से लगेगा, ये नेट ऑफ टैक्स टाइप चीज है। ये पुराने सवाल थे, अब आई के पैसे नहीं देता। अब पेड का मतलब होता है नेट ऑफ टैक्स, या रिसीव का मतलब होता है नेट ऑफ टैक्स। तो इसको अर्नड करें आप। समझ आ गई? ये कंफ्यूजन कितने लोगों को थी तो THI लिख दें, जो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। जी वेल डन। ये कंफ्यूजन कुछ लोगों को आई होगी। 5 लाख उसको कमीशन अर्न हुआ है तो बस ये 5 लाख सैलरी में ऐड कर दें। ये जो इस पे टैक्स कटा है, नहीं थी ये जो इस पे टैक्स कटा है सेक्शन 21 के मुताबिक ऐड कर दें। खुदा का खौफ करें, किधर जा रहे हैं? बिजनेस का चैप्टर कहाँ से आ गया, सेक्शन 21 किधर आ गया, सेक्शन 21 कहाँ से ले आए? ये प्लीज क्लास के बाद मिलिएगा, ताकि इस इशू के ऊपर डिस्कशन हो जाए। इस पे जो टैक्स कटा है 5 लाख पे 10%, 50,000, ये एंड पे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टैक्स एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर तक पहुंच चुका है, सॉरी FBR तक पहुंच चुका है। तो 5 लाख को आप सेक्शन 21 का L लगेगा। यार ये कौन लोग हैं और क्या चल रहा है? फैसलाबाद वाले क्या हो गया है? आप जोक कर रहे हो? फैसलाबाद वाले, मैं जरा क्लास में कल आपसे पूछूंगा। यार इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, जोक कर रहे हो? नहीं, ये आपसे गलती हुई थी या आपने जोक किया है? साइम, मैं ये कह रहा हूं कि कमीशन है, हाँ साइम मैं ये कह रहा हूँ कि कमीशन है 5 लाख का, तो इसके साथ आन लिख लो, सवाल में गलती है। पहली बात मैंने ये कर दी साइम, सवाल में गलती है, छोड़ो परे पेड का मतलब क्या है, सवाल में गलती है। आपने ये अमाउंट 5 लाख, बस 5 लाख अर्न लिख लें 5 लाख के साथ। अच्छा, अब आगे अर्न लिखा हो, रिसीव लिखा हो, इस पे क्लास के अंदर हमने काफी सवाल करने हैं, इसलिए साइम इस डिस्कशन को छोड़ दो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। 5 लाख रुपए आपने अर्न किया, भाईजन कमीशन अगर एम्प्लॉयर से ले तो ये सैलरी इनकम में ऐड होता है, तो 5 लाख को आप सैलरी में ऐड कर दें। हाँ, ये टैक्स ऑब्वियसली एम्प्लॉयर नहीं आपका काटा है, तो ये न्यूमेरिकल के एंड के ऊपर जो है वो आप माइनस कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट, पेड हो गया तो क्या करेंगे? छोड़ो ना राओ, मैंने कहा इस किस्म की एडजस्टमेंट क्लास में कोई कर लेंगे, सब सारे सामने बैठे होंगे, तो छोड़ो राओ इसको। ओके, द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम हिज सैलरी, ये भी एंड पे आपने माइनस करना है। अपार्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट, उसकी नौकरी के अलावा विद RSL, मिस्टर मतीन आल्सो ऑर्गेनाइज इवेंट्स फॉर प्राइवेट क्लाइंट्स, प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए इवेंट्स अरेंज कर रहे हैं। इसको इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाल दें, मर्जी आपकी, कोई इतना मसला नहीं है। तो ही रिसीव टोटल ऑफ ₹1 million, हाउएवर ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3.5 लाख। अब ये मोहतरम चैप्टर 14 का कॉन्सेप्ट है, लॉसेस ही है ना चैप्टर 14, ये चैप्टर 14 का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं हुआ, कि किसी हेड में लॉस आ जाए तो उसका क्या करना है। तो यार अरसलान, ये कमीशन वाली बात क्लास में कर लेंगे कल, याद करा देना। तो भाईजान ये लॉस की अभी मैं बात करता हूँ आपसे, इस 3.5 लाख के लॉस का क्या करना है। ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं मैं कहूंगा, आउट ऑफ जो हमने पढ़ा हुआ है उससे बाहर की चीज थी, इसलिए इसको इग्नोर करें जरा, इस एडजस्टमेंट को। पॉइंट ई, कंसिडरेशन फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग, कोई बच्चा बता दे इसका पेज नंबर कौन सा है? यार अहमद बाजवा, ये तो चैप्टर 14 में समझाने में आधा घंटा लग जाता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ चैप्टर 14 का कॉन्सेप्ट है। पेज 377, वेल डन। पेज 377 पे देख लें, कंसिडरेशन फॉर विकेटिंग द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉल्स अंडर द हेड, फॉल्स अंडर द हेड, बोले 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 बोले, फॉल्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम, जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वेल डन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये फॉल करता है। आगे चलें जी, इसको 10 से डिवाइड करना था, क्योंकि इसको 10 से डिवाइड करते हैं। ही आल्सो रिसीव्ड अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये तो फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। कैपिटल गेन चाइन, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया की तरह इसको डील करना था। हाँ, मशहूर जमाना एडजस्टमेंट आ गई जी, जिसका आपको इंतजार था। मुझे बताएं, ये ज़कात किसी इदारे को दी है या हुकूमत के खजाने में उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा कराई है? किसी इदारे को दी है या हुकूमत के खजाने में जमा करवाई है? जी बोलें। ये अप्रूव्ड तो है, अप्रूव्ड को छोड़ें, इदारा अप्रूव्ड है हमारी बला से, किसी इदारे को दी है या उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा करवाई है? जी वेल डन, किसी इदारे को दी है। मेरे भाई ज़कात ना आप किसी इदारे को नहीं दे सकते, चाहे अप्रूव्ड हो, चाहे डबल डबल अप्रूव्ड हो, चाहे आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वादा कर ले कि इदारे को दे दो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे,
FBR आपको पकड़ लेगा कि आप कौन होते हो अप्रूव्ड इदारे को डोनेशन ज़कात देने वाले। ज़कात आपने जमा करानी है, ये माइनस, हाँ ठीक है आपने सही लिखा है। अच्छा, ज़कात आपने जमा करानी है एज पर उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इसके अलावा ज़कात आपको माइनस करने की इजाजत नहीं है, इसलिए टोटल इनकम से टैक्सेबल तक पहुंचते हुए ज़कात माइनस नहीं होगी। मोहियुद्दीन गलत बात कर दी अभी, हाँ मोहियुद्दीन ठीक है आपने सही बात की है, ओके। अच्छा, ये माइनस करने की इजाजत नहीं है ज़कात। अगली बात, कुछ लोगों के जहन में ये आता है कि ये चैरिटी अप्रूव्ड इदारे को दी है तो इसका टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें, तो इसका टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें। इस पे कोई बच्चा कमेंट करे फिर मीटिंग क्लोज करें। इस पर टैक्स क्रेडिट माइनस कर दें। जी भाई, इस पर टैक्स रेट माइनस कर दें, कर दें, कर दें, ओ तेरी खैर कर दें, हद होती है यार। इस पे कैसे टैक्स रेट माइनस करें मेरे भाई? टैक्स क्रेडिट तो हम तब माइनस करते जब ये चैरिटी होती, और लफ्ज लिखा हुआ है ज़कात। ज़कात की उर्दू क्या होती है? ज़कात। और चैरिटी की उर्दू क्या होती है? सदका, चंदा। तो चंदे में और ज़कात में तो फर्क है, तो इसलिए मेरे भाई चैरिटी है ही नहीं, तो चैरिटी के तौर पे माइनस नहीं करेंगे। टैक्स रेट तो मिल नहीं सकता। ज़कात के तौर पे माइनस इसलिए नहीं कर सकते, ज़कात के तौर पे इसलिए माइनस नहीं कर सकते क्योंकि उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक जमा नहीं कराई। और अगर डोनेशन लिखा होता और फिर लिखा होता है अप्रूव्ड इदारा, फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो हम क्या करते, डोनेशन अप्रूव्ड इदारे को होती फिर चैरिटी माइनस कर देते। तो इसको जी बिल्कुल मैं कर दूंगा। यार वो लिखेगा इट इज पेड एज पर अप्रूव्ड, इट इज पेड टू राउ, वो लिखेगा इट इज पेड टू क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ, ये सॉरी, इट इज पेड इन ज़कात एंड इंश्योरेंस, ये लफ्ज लिखेगा, ये नहीं लिखेगा। और खाली लिखा होगा, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाता है यार, ही पेड ज़कात ऑफ 2.5 लाख, तो हम एज्यूम कर लेते हैं ये इंश्योरेंस के मुताबिक जमा हुई है। लेकिन अगर वो खुद किसी इदारे को जमा करा दे जाके, फिर उसको आपने डिडक्टेबल अलाउंस नहीं देना, क्योंकि फिर तो ऑब्वियसली इस हुकूमत के खजाने में नहीं पहुंची। और अगर ऐसे लिख दें ही पेड ज़कात ऑफ 2.5 लाख, फिर माइनस करने की इजाजत है, क्योंकि हम फिर एज्यूम करेंगे इंश्योरेंस के मुताबिक है। ठीक है जी, क्लियर। कमीशन वाली बात को यार मैं कल क्लास में भी डिस्कस नहीं करूंगा, लीव इट, इंशाल्लाह इससे अच्छी एडजस्टमेंट हम और क्लासेस में कर लेंगे। जी, 1 मिनट मुझे दे दें। ठीक है जी, क्लोज में कर रहा हूँ जरा इसको, रिकॉर्डिंग ऑफ।